में जेएसएससी सीजीएल वाले मैटर में माननीय उच्च न्यायालय का 3 दिसंबर 2025 को फैसला आया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं का पिटीशन खारिज कर दिया। यह फैसला सभी को पता है। क्या फैसला है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह फैसला क्यों है। पिटिशनर्स के द्वारा जो बातें कही गई, स्टेट के द्वारा जो बातें कही गई, इंटरवेनर्स के द्वारा जो बातें कही गई, इन बातों का किस तरह हाईकोर्ट ने एनालिसिस किया, क्या रीजनिंग दी इस फैसले पर आने के लिए, और एग्जामिनेशन को कैंसिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश है, क्या ऐसे बाइंडिंग जजमेंट्स हैं जिसे हाईकोर्ट ने साइट करते हुए यह पिटीशन खारिज किया है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। सभी को शत शत प्रणाम। यह रिट पिटीशन PIL नंबर 5717 ये झारखंड हाईकोर्ट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। इस रिट पिटीशन के साथ एक और रिट पिटीशन सर्विस मैटर 1476 ऑफ 2025 को साथ में लिया गया, जिसमें कि 1011 पिटिशनर्स थे। इन पिटिशंस में क्या प्रेयर था वो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला प्रेयर कि एक कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड SIT इस पेपर लीक वाले मामले में इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसा प्रेयर था। दूसरा प्रेयर कि फाइनल रिजल्ट एग्जाम का पब्लिश ना किया जाए अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। दूसरा रिट पिटीशन सर्विस मैटर पर 3 प्रेयर थे। पहला कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया 10 ऑफ 2023 JSSC CGL वाला और 11 ऑफ 2023, इन दोनों एडवर्टीजमेंट को क्वैश किया जाए। दूसरा कि जिस नोटिफिकेशन के तहत JSSC में सक्सेसफुल बच्चों का लिस्ट निकाला गया उस नोटिफिकेशन को क्वैश किया जाए। तीसरा CBI इंक्वायरी कराया जाए। इस तरह के जो प्रेयर है पिटिशंस में की गई थी। तो ये जो केस है, इस केस में बहुत सारे एलिगेशंस लगे पेपर लीक को लेकर। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में, जैसे कि बलियापुर एग्जाम सेंटर में, कुमार BEd कॉलेज धनबाद में, मखमंदरो सेंटर रातू में, इन सब में कॉमन एलिगेशन लगाया गया कि कुछ बच्चे, जैसे मान लीजिए बलियापुर एग्जाम सेंटर में रामचंद्र मंडल ने एक व्यक्ति को देखा, पॉसिबली एक कैंडिडेट, जो मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था और आंसर एक पेपर के पन्ने पर लिख रहा था। कुमार BEd कॉलेज धनबाद, एक बच्चे को पेपर में कुछ लिखते हुए देखा गया, मोबाइल फोन में बात करते हुए। मखमंदरो सेंटर में भी ऐसा ही कुछ मोबाइल फोन पर बात करते हुए पेपर में लिखते हुए देखा गया। इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए। फर्दर एक एलिगेशन ये कि किसी संतोष मस्ताना जी ने अपने एक स्टूडेंट को, जो कि दीपिका उनका नाम है, एलिगेशन लगाते हैं कि दीपिका ने उन्हें कॉल करके कुछ आंसर्स बताएं और बाद में उन्होंने पाया कि यही क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे एग्जाम में। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे। जजमेंट बहुत ही लेंदी है। हम सीधे कंक्लूजन पर आते हैं, ऑब्जर्वेशन पर आते हैं कि कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया और किस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया सभी पक्षकारों को सुनकर। पैरा नंबर 137, सबसे पहला कंक्लूजन यहां पर, नो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैज बीन रिकवर्ड सो फार ईदर फ्रॉम पोजीशन ऑफ एक्यूज पर्संस और फ्रॉम द मोबाइल फोन्स ऑफ द विटनेसेस। किसी भी तरह का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्जाम का ना तो एक्यूज पर्संस के पोजीशन से मिला, ना ही किसी भी विटनेस के मोबाइल फोन से मिला। जैसे कि सभी विटनेस का मोबाइल फोन्स फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेजा गया था, तो वहां पर भी नहीं मिला। दूसरा कंक्लूजन, किसी भी विटनेस ने यह क्लेम नहीं किया कि उन्होंने किसी स्टूडेंट को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ देखा था, इसलिए पेपर लीक का एलिगेशन जो है पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया अब तक। तीसरा कंक्लूजन, किसी भी एग्जाम सेंटर में और कोलकाता से जब क्वेश्चन पेपर्स को एग्जाम सेंटर्स में भेजा गया तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पेपर लीक के मामले को लेकर। चौथा, JSSC के ऑफिशियल्स पर भी पेपर लीक के किसी भी तरह के एलिगेशंस नहीं लगाए गए हैं। संतोष मस्ताना जी ने जो एलिगेशन लगाया था वो दीपिका जी के स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है। छठा कंक्लूजन, इसे मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि जो बच्चे किसी और बच्चे को एग्जाम सेंटर वाले एग्जामिनेशन के दिन सेंटर पर देखें कि वो मोबाइल में बात करते हुए पेपर पर कुछ लिख रहे थे, तो उन बच्चों ने सिर्फ उस पेपर का फोटो खींचा। जरा सा मोबाइल ऊपर करके अगर वो उन बच्चों का भी फोटो खींचते तो शायद उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो पाता कि कौन इन्वॉल्व है। इसे कोर्ट कहता है कि द पर्सन्स हु टुक फोटोग्राफ्स ऑफ स्कैटर्ड पेपर्स हैविंग आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस हैड नॉट टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ द पर्सन्स हु वर सेड टू बी मगिंग अप
याद करना, मगिंग अप द सो कॉल्ड लीक्ड आंसर एंड दस दोज पर्सन्स कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं समझता हूँ कि इस पिटिशन के खारिज होने में ये एक इस ऑब्जर्वेशन का अहम भूमिका है। कंक्लूजन नंबर 7, जितने भी क्वेश्चंस फैलाए गए पेपर लीक कहकर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, प्लस अदर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस है, जैसे कि IB का, एक कोई अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, इस तरह के एग्जामिनेशंस के पुराने एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर्स थे। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि गेस्ट क्वेश्चंस को लीक्ड क्वेश्चंस के नाम पर बच्चों को चूना लगाया गया कि ये रहा लीक्ड क्वेश्चन, असल में वो गेस्ट क्वेश्चंस थे। कंक्लूजन नंबर 8, नेपाल में कहा गया कि 28 बच्चों को ले जाया गया और उन्हें कुछ आंसर्स याद कराए गए। तो इसमें जब उन बच्चों से पूछताछ की गई तो पता चला कि सिर्फ 123 क्वेश्चंस उन्हें लिखाया गया था, जिसमें से सिर्फ 66 पूछे गए। तो क्या 28 में से 28 बच्चे सक्सीड कर गए एग्जाम में? नहीं, सिर्फ 10 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया। फर्दर पूरे जिला में जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं, हर एग्जाम सेंटर का एक सिलेक्शन रेट जब देखा गया तो उनमें कोई अनयूजुअल स्पाइक नहीं था। जैसे कि मखमंदरो सेंटर में एलिगेशन लगाया गया कि वहां पेपर लीक हुआ है, तो मान लेते हैं कि मखमंदरो सेंटर में यदि 300 बच्चों ने एग्जाम दिया तो क्या वहां 300 के 300 बच्चे सफल हो गए? क्या वहां 300 में से 250 बच्चे सफल हो गए? क्या वहां 300 में से 290 बच्चे सफल हो गए? नहीं, किसी भी तरह का अनयूजुअल स्पाइक नहीं है और जो भी सिलेक्शन रेट है वो बड़ा नॉर्मल है, हर साल की भांति यूनिफॉर्म है, किसी भी तरह का हाई सिलेक्शन रेट नहीं है, ना तो किसी जिला में ना किसी एग्जाम सेंटर में। फर्दर 21 तारीख के जो GS पेपर हुआ उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 275 है, मैक्सिमम 402। 22 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मिनिमम 236, मैक्सिमम 399। तो किसी भी तरह का यहाँ पर हाई सिलेक्शन रेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस हो गया 21 और 22 तारीख वाले एग्ज़ाम में। कोई अनयूजुअल स्पाइक नहीं है सेंटर्स में, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। ऑब्जर्वेशन नंबर या कंक्लूजन नंबर 13, इसे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि जो भी फोटोग्राफ्स खींचे गए थे, सभी को पता है कि हर उन फोटोग्राफ्स का मोबाइल में एक समय होता है कि कब वो फोटो खींचा गया। किन्हीं किसी मोबाइल पर GPS कोऑर्डिनेट्स भी अवेलेबल होते हैं मोबाइल फोन्स के कि उस पर्टिकुलर समय में मोबाइल कहाँ था। तो ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि उन फोटोग्राफ्स का ना तो लॉग फाइल्स ना टाइम लॉग अवेलेबल है, कोई GPS कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट 2 ऐप ऐसे मिले जिनमें फेक GPS से रन करता है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि वी आर ऑफ द व्यू दैट चूंकि लॉग फाइल्स मिसिंग है मोबाइल फोन में, तो हम इस कंक्लूजन पर, डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हैं कि जो फोटोज खींचे गए हैं क्या वो एग्जाम के दिन खींचे गए, क्या वो एग्जाम के एक दिन पहले खींचे गए, एग्जाम के एक दिन बाद खींचे गए, एग्जाम के एक हफ्ता पहले खींचा गया। कोई डेफिनेट कंक्लूजन ही नहीं निकल कर आ पा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं है फोटोग्राफ्स पर। फर्दर जो फेक GPS एप्लीकेशन है, इससे डाउट तो क्रिएट होता है उनके ऑथेंटिसिटी पर, ऐसा कोर्ट का कहना है। मोरओवर किसी भी बच्चों ने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बुकलेट के साथ किसी बच्चों को नहीं देखा, रादर पेपर के टुकड़ों पर आंसर्स लिखते हुए उन्होंने देखा और जांच में पाया गया कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस या ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस जो है PYQs थे। फर्दर FIR डिले में जो FIR दर्ज होने में जो डिले हुआ, इस पर स्टेट का कहना है कि FIR इनिशियली जो है रॉन्ग जुरिस्डिक्शन में दर्ज हो गया था, इस कारण जो है डिले हुआ। फर्दर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि 21 तारीख वाले एग्जाम में कोई पेपर लीक का क्लेम नहीं किया गया है। 824 टोटल सेंटर्स झारखंड में जो थे उनमें से सिर्फ 4 इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए पेपर लीक के। ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि व्यापक रूप पर हुआ है, और मैं ये व्यापक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसे आप जजमेंट के पैरा 69 में देख सकते हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने एक टेस्ट दिया है, 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स ढूंढने के बाद ही इस निष्कर्ष पर आया जा सकता है कि क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल, ये जो ब्रीच हुआ है क्या वो सिस्टमिक लेवल पर था? ब्रीच मान लीजिए सोशल मीडिया पर एग्जामिनेशंस के PDF अपलोड कर दिए गए हों, अब ये तो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, तो इसे कहा जाएगा कि बहुत ही व्यापक लेवल पर पेपर लीक हुआ है। तो क्या इस केस में व्यापक लेवल पर ब्रीच हुआ है? दूसरा सवाल,
क्या जो ब्रीच हुआ है उससे पूरे, ध्यान दीजिएगा, पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की पवित्रता का हनन हो गया? क्या ऐसा हुआ? तीसरा सवाल, क्या यह संभव है कि दागी कैंडिडेट्स को बेदाग कैंडिडेट से अलग किया जा सके? क्या इस केस में यह संभव है? इन्हीं सवालों का जवाब कोर्ट ढूंढने का प्रयास कर रही है इस केस में भी। तो कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, और यदि पिटिशनर्स का क्लेम को मान भी ले कि हाँ पेपर लीक हुआ था, तो 824 सेंटर थे जिसमें से सिर्फ 4 जगह ये रिपोर्ट की गई कि पेपर लीक हुआ है, तो क्या इसे व्यापक लेवल पर पेपर लीक मानेंगे? नहीं, कोर्ट का कहना है कि नहीं मानेंगे। फर्दर, दोनों दिन, एग्जाम के दोनों दिन इंटरनेट शटडाउन था, तो जो भी पेपर लीक हुआ है वो एपिसोडिक हुआ है, कुछ जगहों पर हुआ है, और ये फैला नहीं है क्योंकि इंटरनेट था नहीं। फर्दर, नेपाल वाले इंसिडेंट में दागी कैंडिडेट्स जो कि 10 हैं उन्हें बिल्कुल अलग किया जा सकता है बेदाग कैंडिडेट से। तो पिटिशनर्स ये बताने में सक्षम नहीं रहे कि जो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसकी पवित्रता व्यापक लेवल पर हनन हुआ है, यह पिटिशनर प्रूव करने में सक्षम नहीं रहे। फर्दर, एक पिटिशनर्स का जो कहना था कि 21 तारीख वाले दिन, जिस दिन हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे थे, उनमें 82 बच्चे सफल हुए हैं, और 22 तारीख वाले दिन जो रीजनल लैंग्वेजेस चूज़ किए हैं उनमें 2149 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये जो थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि रीजनल लैंग्वेजेस हाई स्कोरिंग होते हैं, उनमें ज़्यादा नंबर आता है। क्योंकि मेरा कोई रीजनल लैंग्वेज एज सच नहीं है, और इसमें भी कोर्ट ने फर्दर कहा कि ये नागपुरी और खोरठा वाले बच्चे हैं जिनका हायर सिलेक्शन रहा है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन इसमें ये है कि बचपन में संस्कृत में नंबर्स बहुत अच्छे आते थे, हाई स्कोरिंग होता था संस्कृत कंपेयर टू हिंदी। सो मुझे तो ये रीजनेबल लग रहा है ये ऑब्जर्वेशन। तो अंत में कोर्ट ने कंक्लूजन निकाला कि वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट इन द प्रेजेंट केस देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेड एग्जाम। इसलिए कोर्ट ने एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल नहीं किया। फर्दर, सीबीआई इंक्वायरी वाली जो बात थी, इसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि, और ये एक सेटल्ड लॉ है कि सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड करना एक रूटीन मैनर पर अलाउड नहीं है। ये तभी हो सकता है जब लोकल पुलिस या एसआईटी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें आप ये साबित कर दें कि इनका इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, एक तरफा है, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर हम ये एविडेंस के साथ साबित कर दें तो जो है सीबीआई इंक्वायरी कोर्ट अलाउ करेगी, और वो भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है। सो अंत में कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी से भी इनकार कर दिया और यह कंक्लूजन दिया कि जो स्टेटस को ग्रांट किया गया था, यानी जो स्टे लगाया गया था, उसे वेकेट कर दिया गया, स्टे समाप्त कर दिया गया। रिस्पोंडेंट जेएसएससी को निर्देश दिया गया कि आप फाइनल रिजल्ट पब्लिश करें और बच्चों का अपॉइंटमेंट करें। एसआईटी को निर्देश दिया गया कि आप 6 महीने में विदिन 6 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। फर्दर, जो दागी कैंडिडेट्स को चिन्हित किया गया है 10 बच्चे, उन्हें उनका रिजल्ट अभी रोक के रखा गया है, विल बी केप्ट इन अबेयंस, और एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक ये रुका रहेगा। फर्दर, इनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा इन्वेस्टिगेशन के फाइनल रिजल्ट पर। फर्दर, अगर एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ और बच्चों का भी नाम आ जाता है जो भले ही अभी अपॉइंट क्यों ना हो जाए, तो स्टेट उन पर कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है और स्टेट को उन पर कार्रवाई करना है। यानी मान लीजिए अभी किसी बच्चे का अपॉइंटमेंट हो जाता है और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो बच्चा भी दागी है, तो उस बच्चे का नौकरी भी खत्म हो सकता है। तो ये रहा इस पूरे जजमेंट का समरी, जो कि मैं सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया हूं। इस तरह अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस जजमेंट में तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा इस जजमेंट को लेकर और भी कुछ क्लैरिफिकेशन देने का। और इस तरह किसी और हाई कोर्ट का या माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट हो जो आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है और आप चाहते हैं कि उसे सरल शब्दों में मैं समझाऊं, लाइन बाय लाइन प्रॉपर जजमेंट निकाल कर, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शत शत प्रणाम सभी को।